सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षकों एवं कर्मचारियों के अपने YouTube चैनल वी एजुकेट यू में। वर्तमान समय में आप सभी शिक्षक साथी एजुकेशन पोर्टल की ऑफिशियली वेबसाइट में जाके अपनी पोर्टल आईडी से लॉगिन करके अपनी ACR को ऑनलाइन भर रहे होंगे। आप अपनी ACR को ऑनलाइन किस प्रकार से भर सकते हैं, इस संबंध में हमारे द्वारा एक वीडियो तैयार किया गया था कुछ समय पहले। उस वीडियो का लिंक हमारे द्वारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप उस लिंक में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जब आप अपनी ACR को ऑनलाइन भर रहे होंगे तो उसमें 4 चरण होते हैं। तो जब आप पहले, दूसरे व तीसरे चरण को कंप्लीट करके चौथे चरण में आ जाएंगे तो चौथे चरण में 2 प्रकार की सूचनाओं को और अपडेट करके मांगा गया है। जो पहली सूचना है उसमें आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी अचल संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है, और जो दूसरी सूचना है उसमें यदि 50 वर्ष से अधिक आयु के जो शिक्षक साथी हैं उनके द्वारा अपने मेडिकल चेकअप कराए जाने का ब्यौरा तथा फिटनेस प्रमाण पत्र को अपलोड करने के लिए यहाँ पर बोला गया है। हमारा सभी शिक्षक साथियों से निवेदन है कि कृपया इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले कॉलम को भरते समय जल्दबाजी ना दिखाएं। पहले यह जान लें कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के नियम क्या हैं जो राजकीय कर्मचारियों के लिए लागू होते हैं। उसके पश्चात ही आप इसमें पूछी गई सूचना में यस या नो लिख के फाइल को अपलोड करें। कृपया वीडियो को देखने के साथ ही साथ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन के ऑल में जाके क्लिक कर लें, ताकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप उन वीडियोस का लाभ उठा पाएँ। तो कृपया वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यह बताने का प्रयास करेंगे कि CCS कंडक्ट रूल 1964 के अनुसार जो केंद्रीय कर्मचारी हैं व राज्य के अधीन कर्मचारी हैं उनके लिए चल अचल संपत्ति हेतु क्या नियम है। तो यहाँ पर CCS कंडक्ट रूल 1964 के रूल नंबर 18 के अनुसार सभी केंद्रीय व राज्य कर्मियों को अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा अपने से संबंधित कार्यालय को सूचित करना अनिवार्य है। यदि आप कोई प्रॉपर्टी चल या अचल, 2 प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, एक चल प्रॉपर्टी होती है, एक अचल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं जिसका मूल्य आपकी मासिक सैलरी के दुगने से अधिक है, तो आपको इस प्रकार की चल अचल संपत्ति के खरीद फरोख्त से पहले अपने विभाग से अवश्य अनुमति लेनी होगी। अचल संपत्ति की खरीद फरोख्त के लिए फॉर्म संख्या 1 तथा चल संपत्ति की खरीद फरोख्त के लिए फॉर्म संख्या 2 को भरकर सरकारी कर्मचारी को अपने विभाग में जमा करवाना चाहिए। तो अभी हम आपको फॉर्म संख्या 1 और फॉर्म संख्या 2 का फॉर्मेट भी दिखाएंगे। यदि आप ज़मीन या किसी फ्लैट की बुकिंग भी करवा रहे हैं तो CCS कंडक्ट रूल 1964 के नियम 18 के अनुसार आपको अपने उच्चाधिकारी को पूर्व में सूचित करना तथा उनसे मंजूरी लेना भी अनिवार्य है। अक्सर कर्मचारी लोग जानकारी के अभाव में इस प्रकार की सूचना अपने उच्चाधिकारियों को नहीं देते। वह फ्लैट की बुकिंग भी करा लेते हैं, फ्लैट खरीद लेते हैं या ज़मीनें भी खरीद लेते हैं, परंतु नियम यही कहता है कि आपको अपने उच्चाधिकारियों को इस प्रकार की खरीद फरोख्त से पहले पूर्व में सूचना देनी होगी, उनसे अनुमति लेनी होगी, और जब उनकी अनुमति प्राप्त होगी उसके पश्चात ही आप खरीद फरोख्त कर सकते हैं। उक्त प्रॉपर्टी को खरीदने हेतु अर्जित की गई धनराशि का ब्यौरा भी राजकीय कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है। अब जो ये प्रॉपर्टी आपने खरीदी है इसके लिए आपको धन की भी आवश्यकता पड़ेगी, तो वह धन आपने कहाँ से अर्जित किया, आपकी सेविंग से हुआ है या फिर आपने लोन लिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर यदि आपने प्रॉपर्टी अपनी बचत सेविंग से भी खरीदी है तो उसकी पूरी जानकारी भी आपको विभाग को देना आवश्यक है। जैसे कि आप अपना ITR फाइल करते होंगे तो उस ITR के बेस में भी आप अपने उच्च अधिकारियों से अनुमति ले सकते हैं। यदि आपने बैंक से लोन लेकर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसों का इंतजाम किया है तो बैंक के द्वारा जो आपको लोन मिला है उसका सैंक्शन ऑर्डर की जो छाया पड़ती है उसको आपको संलग्न करना होगा अपने आवेदन के साथ, ताकि आपके जो उच्च अधिकारी हैं वे आपके इस आवेदन को स्वीकृत करें। CCS कंडक्ट रूल 1964 में कई अन्य नियम भी हैं जो कर्मचारियों पर लागू होते हैं और उसको उनको फॉलो करना होता है। जैसे यदि आपने प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किसी रिश्तेदार से कर्ज लिया हो तो कर्ज लेने के अनुबंध की छाया पड़ती, जिसमें स्पष्ट उल्लेख हो कि दिया गया कर्ज ब्याज सहित वापस किया जाना है या बिना ब्याज के वापस किया जाना है, की छाया प्रति को भी संलग्न करवाना अनिवार्य होगा। साथ ही रिश्तेदार की कमाई का क्या स्रोत है उसको भी आपको बताना होगा। अब यदि आपने अपने स्पाउस से कुछ राशि अपनी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए सहयोग के रूप में ली हो, स्पाउस में पति पत्नी से भी सहयोग की राशि ले सकता है और पत्नी पति से भी सहयोग की राशि ले सकती है, तो पति या पत्नी की इनकम का जो सोर्स है उसको भी बताना अनिवार्य होगा कि इनकी आय का स्रोत क्या है, ये सैलरीड पर्सन है या फिर इनकी आय का कुछ अन्य स्रोत हैं, तो उसको भी आपको इसमें पूरा बताना होगा जो आप घोषणा करेंगे।
अब इसमें एक महत्वपूर्ण नियम यह आता है कि यदि किसी कर्मचारी के जीवन साथी या घर के किसी सदस्य द्वारा अपने निजी राशि जैसे स्त्रीधन, उपहार, विरासत आदि में से कोई लेन देन किया जाता है जिस पर कर्मचारी का कोई अधिकार न हो, तो ऐसी लेन देन CCS कंडक्ट रूल 1964, 18(2) एंड 3 के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आएगी। अर्थात इस राशि को आपको अपने उच्चाधिकारियों को बताने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अब इसके बाद एक नेक्स्ट रूल आता है वाहनों की खरीद के लिए। तो जो वाहन होते हैं, चाहे वह 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, वे सभी के सभी मूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं। तो वाहनों की खरीद आदि के संबंध में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसका और इनवॉइस जो वाहन का बिल होगा उसकी छाया प्रति संलग्न करवाना अनिवार्य होगा अपने आवेदन के साथ। अब यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी अपनी किसी चल अचल संपत्ति को अपने घर के किसी अन्य सदस्य के नाम पर स्थानांतरित करना चाहता है तो उसके द्वारा रूल 18(2) एंड 3 के अनुसार अपने सक्षम अधिकारी को पूर्व सूचना देना व उनसे मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। इसके बिना वे इस कार्य को नहीं कर सकते। यदि किसी कर्मचारी के द्वारा उक्त नियमों का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया जाता है तो इस नियम में संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान रखा गया है। आपकी स्क्रीन के सामने ये फॉर्म संख्या 1 का प्रारूप रखा गया है जो कि अचल संपत्ति के लेन देन के लिए केंद्रीय सिविल सेवा नियमावली 1964 के नियम 18(2) के अधीन पूर्व सूचना देने अथवा पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन के रूप में है। तो आप इसको ध्यानपूर्वक देख लें। जब आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी होगी उससे पहले यदि आपने इस प्रकार का आवेदन अपने उच्चाधिकारियों को दिया होगा जिसमें कि उनके द्वारा स्वीकृति दी गई होगी और उनको आपने पूर्व सूचना दी होगी, तो इसी को डाउनलोड करके आपको जो एजुकेशन पोर्टल पे सूचना मांगी गई है अपलोड करने के लिए वो भरनी है और वहाँ पर यस लिख देना है। परंतु यदि आपके द्वारा इमूवेबल प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त का कोई भी लेन देन नहीं किया गया है तो आपने अपने उच्चाधिकारियों को इस प्रकार का आवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया होगा, तो उस कंडीशन में आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी के जो ब्यौरा मांगा गया है उसके कॉलम में नो लिख देना है। तब आपको कोई भी फाइल अपलोड नहीं करनी होगी। और इसी प्रकार से जो 50 वर्ष से अधिक आयु के शिक्षक साथी हैं, यदि उन्होंने वर्ष 2021-22 में अपना मेडिकल चेकअप करा रखा होगा तो उस मेडिकल चेकअप की फ़ोटो खींच के आपको इसमें अपलोड करनी है और यस लिखना है। यदि आपने नहीं करा रखा है तो नो लिखना है और उसके बाद फ़ोटो अपलोड करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं होगी। मेडिकल चेकअप के कागज़ के साथ साथ यदि आप अपना मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र भी अटैच कर दें उस वर्ष का 2021-22 का तो वह और भी बेहतर होगा। स्क्रीन में दिखाए गए फॉर्म 1 और फॉर्म 2 को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर हमने इसका लिंक दे रखा है डाउनलोड करने का, आप उसको क्लिक करें और इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन ACR को भरते समय आपसे जो सूचना मांगी गई है 4th स्टेप में इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में, उसके बारे में आपको भली भांति प्रकार से जानकारी प्राप्त हो गई होगी। यदि आप इस वीडियो में दी गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं तो कृपया वीडियो को लाइक एवं शेयर अधिक से अधिक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।